लर्निंग तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं जो न्यू है, ठीक है। हम लोग घटना चक्र के PYQs को कवर कर रहे थे एंड वेयर इट वाज, है ना, मैंने कहीं लिखा था ना कल, ये देखो ऐसे ही होता है व्हेन यू स्टार्ट एट, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। ह्यूमन एंड ऑल, पॉल्यूशन वी हैड स्टार्टेड, है ना, कल हमने पॉल्यूशन स्टार्ट किया था। हाँ, तो जिसको नहीं पता है लेट मी टेल यू, घटना चक्र के PYQs हम लोग कर रहे हैं। पूरी PYQ एनालिसिस होगी एनवायरमेंट का, और UPPCS 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं वैकेंसीज बढ़ती चले जा रहे हैं, तो लग जाइए किसी भी तरीके से, सारा काम छोड़ दीजिए, नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड, जस्ट आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है भी, ठीक है। और PYQ मैं आपको दे रही हूँ, प्रीलिम्स का मेक श्योर करके चलिए, प्रीलिम्स आपका निकल रहा है एंड उसके बाद फिर हम लोग मेंस के लिए लगने वाले हैं, ठीक। UP RO और बाकी स्टेट PSK के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज घटना में आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब UPSC तक के क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करके दिया जाता है। तो हम लोग पॉल्यूशन का टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने करंट भी अपडेट किया हुआ है, एंड आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला इसके बाद जो क्वेश्चन है, सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस कोल्ड, यानी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो उसके लिए सीजनल फैक्टर क्या होता है नॉर्थ इंडिया में। तो इसका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, यानी अगर आप जनवरी 2012 का ये क्वेश्चन था तो उस टाइम पे लालीना आया हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे भी आपको मेरे को बताना है, ट्रिपल डिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग दूसरे लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, बट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ट्रिपल डिप क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल डिप, तो लालीना उस टाइम पे आया था। लालीना एल नीनो आपकी दो कंडीशंस होती है, हम लोग ज्योग्राफी में अच्छे से देख लेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पैसिफिक ओशन जो आपको देखने को मिलता है, यानी आपका जो अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन जो ओशन में होती है उससे रिलेटेड कुछ आपको देखने को मिलता है, एंड उसी कंडीशन में आपकी ये दो अलग अलग कंडीशंस, अपोजिट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब इक्वेटोरियल पैसिफिक की बात होती है और यहाँ पर कोल्ड ओशनिक टेम्परेचर होता है, तो वो लालीना होता है। यानी अगर आपकी इक्वेटोरियल पैसिफिक पे कोल्ड ओशनिक टेम्परेचर है तो वो लालीना है। इसीलिए आपकी जनवरी 2012 की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिली थी। फिर आते हैं बायोलॉजिकल डिजर्ट पे। ये क्या होता है, यानी कोई अगर पॉल्यूटेंट है, कोई ऐसी जगह आपके एग्जाम्पल्स में पूछी गई थी जो पॉल्यूटेंट्स की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा कचरे की वजह से वो बायोलॉजिकल डिजर्ट बन चुकी थी, दैट इज़ दामोदर, ठीक है। इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, सौर ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा बेसिकली हो चुका था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर हो चुकी थी, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जा रहा था। फिर आते हैं एडल्टरेंट, यानी जो आपकी राई होती है, मस्टर्ड सीड होती है, जो सरसों के दाने होते हैं, उसमें एडल्टरेंट के रूप में आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, तो आपका आर्जिमॉन सीड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इसमें आर्जिमॉन सीड देखने को मिलता है, एंड ये एपिडेमिक कॉज कर सकता है, जिसका नाम क्या है, ड्रॉप्सी। तो ड्रॉप्सी जैसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, महामारी। फिर आते हैं माइक्रोवीड्स पे। माइक्रोवीड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये प्लास्टिक का एक तरीके से बहुत ही माइन्यूट सा वर्जन है ना। बहुत सारे लोग आजकल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको माइक्रोबीड्स देखने को मिल जाएंगे, यानी प्लास्टिक होते हैं बट बहुत ही माइक्रो फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये मरीन इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा हार्मफुल कॉज करते हैं। पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, शैम्पू, फेस क्रीम, बेबी लोशन, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने बीच में देखा होगा जॉनसन एंड जॉनसन पे आप बीच में थोड़ा सा बैन कर दिया गया था, क्यों, उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर क्लीन सा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। रेन क्या करता है, बेसिकली जब पहली बारिश होती है, आप सोचिए आपका एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे रेन हो रहा है, तो जितना पॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा हवा में, ठीक है, रेन एक बार आएगी तो पूरा का पूरा डस्ट एक बार नीचे बैठा देगी। तो क्या करता है, एक तरीके से पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है। फिर आते हैं आपका यूनियन कैबिनेट की बात करते हैं। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, किसके बीच में, दो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिया के बीच में और दूसरा सैसफ के बीच में। सैसफ क्या है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको कॉपरेशन देखने को मिल जाएगा ऑयल में एंड केमिकल पॉल्यूशन में इन साउथ एशिया सीज रीजन, यानी साउथ एशिया में जितने भी आपके सीज आते हैं वहाँ पर जो आपका केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है उसमें कॉपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, इंक्रीज इन हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स, ठीक है। वहाँ पर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए हुए थे कि जो आपका अल्गल ब्लूम है, अल्गल ब्लूम का मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी ब्लूम मिल रहा है मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। फ्लावर्स ब्लूम यानी वो खिल रहे हैं, तो अल्गल खिल रहा है, यानी अलगी का जो नंबर है, एल्गी जो होती है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, अपवेलिंग, जो अब मान लीजिए आपका ये ओशन है, नीचे से जो ठंडा पानी है, गर्म पानी, वो ऊपर आएगा ना, ऊपर का पानी नीचे जाएगा, दिस इज अपवेलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ मड बैंक्स, मड बैंक का बनना, न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज, आपकी जो एस्चुरीज होती है वहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज हो जाता है, एंड रन ऑफ फ्रॉम लैंड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। आपका न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ से, आपके एस्चुरीज से, या रन ऑफ देखने को मिल जाएगा फ्रॉम लैंड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून।
आपके जो पानी बहता है ना लैंड पे, वो इस पर्टिकुलर मानसून के टाइम पे आपको रन ऑफ देखने को मिल जाएगा। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट थे। फिर आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 2016 आपको देखने को मिल रहा है, प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया। ये जो आपका सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट रूल आया था, ये क्या लेके आया था, आपको एग्जैक्ट क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा था। किस चीज़ के लिए, ताकि हम ऐसी साइट को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, ऐसी जगह को, लैंड को, जहां पर हम कचरा फिलअप कर सकें, है ना, और आसपास का कोई भी ग्राउंड वाटर जो आपका हो वो पॉल्यूट ना हो, एंड आसपास की कोई और जो आपका पर्टिकुलर कोई भी जो आपको सिटी देखने को मिल रही है वहाँ पर किसी तरीके का पॉल्यूशन ना कॉज हो। तो इसका यही काम था कि क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है ताकि हम साइट को लैंडफिल के लिए ढूंढ सकें, एंड वेस्ट प्रोसेसिंग जो भी आपकी फैसिलिटीज उसको हम क्या कर सकें, सेटअप कर सकें। सो दिस इज रिगार्डिंग आपका सॉलिड वेस्ट। नाउ आते हैं नेक्स्ट उस पर आपका एशियन ब्राउन क्लाउड की बात करते हैं। ना ये जो एशियन ब्राउन क्लाउड आपको देखने को मिल रहा है 2002 का, ये किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, साउथ एशिया पे, जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक। अब ये क्यों बनता है, बेसिकली देखिए उस टाइम पे पूछा गया था, बट ये जनरल आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। इस ब्राउन क्लाउड के अंदर 85% एरोसॉल होता है, बायो एरोसॉल मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, सॉरी दैट वाज बायो एसफाल्ट, है ना। एरोसॉल की बात करते हैं। नाउ एरोसॉल मैंने क्या बताया था, बेसिकली एरो और सॉल। सॉल मीन्स हमेशा क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है, कहीं पर भी सॉल्यूशन बन रहा है। एरो मीन्स जहाँ पर गैस आपका क्या होगा, बड़ी मीडियम की तरह, सॉल्वेंट मीडियम की तरह काम करेगा, और इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड आके मिले होंगे, दैट इज एरोसॉल। तो इसके अंदर होता क्या है, सल्फेट होता है, ब्लैक कार्बन होता है, और डेडली केमिकल्स, ये सारे आपस में मिलते हैं और ब्राउन क्लाउड कॉज करते हैं। कॉजेज क्या है, चेंज इन सोलर रेडिएशन इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के पास ऊपर से जो आपकी सोलर रेडिएशन आ रही होती है उसमें चेंज हो जाता है। टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक होता है बहुत ही अनइवन, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो जाता है, एंड इसी वजह से मानसून के रेनफॉल पैटर्न में चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो पूरा बेसिक आई विल बी क्लियरिंग यू अप, ठीक है, पूरी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल इतना देखिए कि मानसून के रेनफॉल पैटर्न में चेंज करता है। फिर आते हैं सीरस क्लाउड की बात करते हैं। सीरस क्लाउड की थिनिंग यानी उसका पतला होना, ठीक है, और सीरस क्लाउड में बेसिकली आइस क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। क्या चीज करना, आपके सल्फेट के एरोसोल को स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्ट करना। सो दो चीज हमको देखने को मिली है। पहली चीज आपकी जो सिरस क्लाउड है उसकी थिनिंग करना, यानी उसको पतला कर देना, ठीक है। दूसरा आपके सल्फेट को किस में डालना, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये क्या करेगा, आपकी सनलाइट का बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। सनलाइट आएगी, ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। सनलाइट आई, इसने उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, सनलाइट आपके पास कम पहुंच पाएगी अर्थ पे, एंड इसकी वजह से टेम्परेचर कम बढ़ेगा, एंड ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। फिर आते हैं पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। नाउ पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा का गैसिफिकेशन है। पायरो मीन्स क्या होता है, पायरो मीन्स कहीं हीट टेम्परेचर की बात हो रही है, लिसिस मतलब तोड़ना, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट। जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, यानी एक तरीके से हमारा वेस्ट जो मटेरियल है उसको प्लाज्मा में गैसिफाई, प्लाज्मा का जो उसका एक तरीके से स्लरी फॉर्म में बना के उसको गैसिफाई कर देना। अब क्यों करते हैं, ताकि हम वेस्ट को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सके। जो वेस्ट है आपका, इसको हम पायरोलिसिस यानी हीट के टेम्परेचर की हेल्प से इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, एंड उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को यूज करते हुए हम वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी में। ये कौन लेके आया था, नीति आयोग लेके आया था। 3 ईयर का एक्शन एजेंडा इनका प्लान था, 2017 से 2020 तक काम करने वाला था। कौन सा था, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरिंग विंटर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली रीचेस टू मैक्सिमम लेवल, है ना, ये हमको पता है, असर्शन था। रीजन क्या है कि कोल्ड एयर रिलेटिवली हैवी देन वार्म एयर डज नॉट राइज हाई इन एटमॉस्फेयर, सो डस्ट पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट डर्ट फॉर्म अ ह्यूज लेयर अबव सरफेस इन एटमॉस्फेयर। सही बात है, ठीक है। जो ठंडी हवा होती है बेसिकली होती है, भारी होती है, गर्म हवा से वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जा पाएगी। ऊपर नहीं जा पाएगी तो कहाँ रहेगी, नीचे ही रहेगी। उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, एनवायरमेंटल डर्ट हो जाएगी, और ये आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे एक लेयर बना देगी, ठीक है। इसीलिए विंटर के टाइम पे वहाँ पर एयर पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, आपको विजिबिलिटी भी कम दिखती है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी आपके घर के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ आपको पॉल्यूटेंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आते हैं रेडॉन पे। रेडॉन कैसी होती है, कलरलेस, ओडोरलेस एंड रेडियो एक्टिव गैस होती है, ठीक है। कलरलेस है, ओडोरलेस एंड रेडियो एक्टिव है। नेचुरली कहाँ से मिलती है, सॉइल से निकलती है। क्या करती है, हेल्थ हजार्ड जैसे आपका लंग कैंसर कॉज करेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा रेडॉन के बारे में। इंडोर पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था।
ना नेक्स्ट आते हैं सिगरेट स्मोक पे। सिगरेट स्मोक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सिगरेट बट के बारे में बायोडिग्रेडेबल होता है, बट इसके अंदर गैसेस बहुत हार्मफुल होती हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग देख चुके हैं। फिर हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में बात करते हैं, HCN, आर्सेनिक, पॉल्यूशन भी हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड निकोटीन। ये सारी चीज़ें हार्मफुल हैं जो बेसिक आपको सिगरेट के स्मोक में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था कि इसमें से कौन से ऑप्शन है सिगरेट के स्मोक के बेसिकली कंस्टिट्यूएंट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आते हैं लेड पे। लेड बेसिकली क्या है, इंजस्ट या इनहेल होता है, तो ये हेल्थ हजार्ड कॉज करता है, ऑब्वियसली बात है हमें हार्म करेगा। ये बेसिकली आपके पेट्रोल में इसको ऐड किया जाता था, बट अब इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह, अगर आपको याद हो, मैं रिवाइज करा दूं थोड़ा, कोई एक कंपाउंड था, मुझे याद कराइएगा। ठीक है, कौन सा कंपाउंड था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर रिवीजन चल रहा है आपका तो। फिर आते हैं पॉइजनस सोर्सेज पे। पॉइजनिंग सोर्सेज कौन सी होती हैं, आपकी स्मेल्टिंग यूनिट्स होती हैं, पेंट्स होते हैं, सॉइल, वाटर एंड बुलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका लेड निकल सकता है। स्मेल्टिंग यूनिट पेंट है, यानी घर पे जो पेंट लग रहा है उसको भी देखना पड़ता है ना, आजकल लोग दिखाते हैं लेड फ्री पेंट, एंटी बैक्टीरियल, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये देखना है। फिर आते हैं एस्बेस्टॉस की डस्ट पे। ये क्या करती है, लंग कैंसर कॉज करती है। लेड आपका ब्रेन को अफेक्ट करता है, मरकरी आपके स्टमक को, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ब्लड स्ट्रीम को, जो हमने देखा था HbCO के साथ में एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। ठीक, फिर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, डैमेज टू लीवर एंड किडनी। क्या करता है, लीवर और किडनी को डैमेज करता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कैंसर कॉज करते हैं। सॉइल पार्टिकल, आपको सांस लेने में दिक्कत करेंगे, है ना, सॉइल के डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेड की बात करते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री। आपकी स्टील इंडस्ट्री कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज करती है उसको देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये आपका रिलीज करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आते हैं कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम एसिड रेन। आपकी कौन सी कंट्रीज है जो क्या करती है, एसिड रेन से सफर करती हैं। कनाडा, नॉर्वे एंड स्वीडन। ठीक है, 3 कंट्रीज है जहां पर आपको एसिड रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी यूके और आपकी जर्मनी, यानी आपके यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, वो फ्लो करके बेसिक यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक आपका आंसर था। फिर आते हैं पॉल्यूशन फ्रॉम कोल कंबशन थर्मल पावर प्लांट्स। आपकी कोल कंबशन थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये ऑक्साइड्स निकलती हैं। ये आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग मेन कॉज, एंड ये आपका एसिड रेन के लिए। फिर अब देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन है, सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। मैंने बार बार, मैं चाहती तो एक बार इसको लिख के छोड़ देती, बट मैंने बार बार ये किया है ताकि आपको दिख जाए अलग अलग एग्जाम में से। UPSC में भी पूछा है, PCS में भी पूछा है, UP के BU एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हर एग्जाम में पूछेगा, फॉर्म अलग होगा, बेसिक आपका सेम रहेगा। तो आपको सिर्फ बेसिक देखना है कि क्या चीज़ किसको कॉज कर रही है। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फोटोकेमिकल स्मॉग याद है ना, पैन वगैरह हमने देखे थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हम लोग देख चुके हैं। ओजोन लेयर कौन डिप्लीट करता है, CFC। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करना है। फिर आते हैं प्रपोजल टू यूज हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG। आपका प्रपोजल आया है ताकि हम CNG यूज करें, कौन सी, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकें। ठीक, कहाँ पर, बसेस में स्पेसिफिकली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, बाकी सबके लिए बहुत महंगा हो जाएगा ये यूज करना, ऐसा इंजन जिसमें ये यूटिलाइज हो पाए। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस के लिए इसका प्रपोजल आया था, एंड इसका मेन काम क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को 70% तक कम करना है, रिड्यूस करना है। ये और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक, हाइड्रोजन की बात करते हैं, लगभग 1/5 बाय वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है। ये मतलब इतना इसको मिक्स किया जाएगा, एंड कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज ए फ्यूल फॉर बसेस। यानी अगर आपने मान लीजिए 100 लीटर CNG ली है, तो इसमें आप 80 लीटर CNG लेके एंड 20 लीटर आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, आपके CNG से एक्सपेंसिव होता है। तो ये पर्टिकुलर आपका एक प्रपोजल था, और रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें दिया था कि ये चीपर होता है, नहीं, दिस इज एक्सपेंसिव। तो आपको रॉन्ग फाइंड आउट करना था, ये ऑप्शन रॉन्ग था। फिर आते हैं फ्लाई ऐश पे। फ्लाई ऐश क्या होता है, पावर प्लांट जो होते हैं जहाँ पर आपकी पावर जनरेट होती है, कोल को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, वहाँ पर ये एमिट होता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आपके ब्रिक्स जहाँ पर ईंटें बनाए जाते हैं, ठीक है, भट्टा जो होता है आप जानते होंगे, ब्रिक किल्न जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी इसका एमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे रिप्लेस सम पोर्टलैंड सीमेंट सोर्स, ये क्या कर सकता है, आपकी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कुछ
टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे लेड, आर्सेनिक, कॉपर पार्टिकल्स, ये फ्लाई ऐश में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एमिट होते हुए दिख जाएंगे। फिर आते हैं बेंजीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हम लोग कहाँ देख के आए हैं इसको, किसके स्मोक में हमने पढ़ा है कि आपको एमिट होते हुए दिखेगा, कमेंट में बताइए। फिर आते हैं कलरलेस लाइट येलो लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कलर नहीं होता, हल्का सा येलो लिक्विड होता है अगर रूम टेम्परेचर पे है तो। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। टोबैको स्मोक, अब शायद आपको याद आ गया होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी जलाने से निकलता है, या जो आपके वुडन फर्नीचर होते हैं उसको जब आप वार्निश करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथीन, आपकी पर्टिकुलर ये आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं पॉलीयूरेथीन के बने हुए, उसमें से भी आपको बेंजीन का एमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोर्स पूछे गए थे आपके एग्जाम में यूपीएससी में कि कौन कौन से आपके पर्टिकुलर सोर्स हो सकते हैं, तो देख लीजिए। बहुत बार होता है यूपीएससी के क्वेश्चन को एज इट इज उठा के स्टेट पीसेस पूछ लेते हैं। फिर आता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स, यानी अगर आपके जो अनाज होते हैं जैसे दाल वगैरह होगी, ऑयल सीड्स, इसको आप अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो ये एक तरीके का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज आधी चीज़ें ना आपकी डाइट से सही हो जाएंगी। एनी प्रॉब्लम इफ़ यू आर हैविंग एनी तरीके की बीमारियां, वो बेसिकली डाइट की वजह से ही होती हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से स्टोर नहीं करते तो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, इसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन्स, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स, यानी एक तरीके का समझिए फंगस है, वो उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट टू चेक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैग की फिल्टर लेस देन 50 माइक्रोमीटर के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। साइक्लोन के कलेक्टर होते हैं या साइक्लोन सेपरेटर, ये 50 माइक्रोमीटर से बड़े वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट पे। रेडियो एक्टिव आपको पता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो लगातार किसी तरीके से कुछ ना कुछ एक तरीके से एमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई मतलब आपको रेडिएशन का एमिट देखने को मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। कॉज हेरिडिटरी चेंज इन एनिमल्स, ये क्या करता है, आपका हेरिडिटरी चेंज कॉज करता है एनिमल्स पे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया, हल्क आपको याद होगा। हल्क बेसिकली क्या किया था, एक तरीके से इट इज नथिंग, बट हल्क में क्या हुआ था, वहाँ पर रेडिएशन दी गई थी। वो रेडिएशन आपकी गामा रेडिएशन, गामा बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव होती है, तो गामा रेडिएशन वहाँ पर यूज़ की गई थी। गामा रेडिएशन से जो आपका हल्क जो पर्टिकुलर इंसान था, ठीक है, बैनर, डॉक्टर बैनर, उनके डीएनए में चेंज हो जाता है, ठीक है। डीएनए में चेंज होता है, डीएनए में चेंज होता है तो इनको क्या कॉज हो जाता है, म्यूटेशन आपका कॉज होता है, एंड इसी वजह से आपको फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हेरिडिटरी चेंज है, यानी अगर कोई चीज़ आपके डीएनए को चेंज करिए तो वो हेरिडिटरी हो जाएगी, ये इनसे इनके बच्चों में भी आ जाएगी। दैट्स वाई वो जो आपको देखने को मिला था ना, ये गामा रेडिएशन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही निकलता होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है वो ये भी हो सकती है, एंड वो बेसिकली हल्क सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। नाउ आते हैं हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी हिंडर करेगा। एंड लास्ट में इट इज कार्सिनोजेनेसिस। नाउ कार्सिनोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, कार्सिनो अगर कहीं पर वर्ड है दैट मीन्स कैंसर, एंड अगर जेनेसिस कहीं पर आ रहा है दैट मीन्स ओरिजिन, यानी वो कॉज कर रहा है। तो अगर कैंसर कार्सिनोजेनेसिस है दैट मीन्स कैंसर कॉज कर रहा है। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपके डीएनए में चेंज करेगा, एंड जो नॉर्मल सेल्स होती है उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी ये होती है, ठीक है। एक सर्टेन लेवल के बाद वो डिवीजन बंद कर देती है, बट ये क्या करता है, लगातार डिवीजन उसमें कॉज करता है। दिस इज नॉर्मल कैंसर, है ना। व्हाट इज कैंसर, बेसिकली जब आपकी सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल वे में डिवाइड करेंगे, दैट कॉज कैंसर, एंड ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूपीएससी में आया था 2011 में। ऑयल जैपर की बात करते हैं, एक तरीके का बैक्टीरिया है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ के लिए, ताकि हम क्या कर सके, रेमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज। कहीं पर भी पानी में आपको या किसी भी चीज़ में अगर आपको ऑयल स्पिल देखने को मिल रहा है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, शिप्स जो होते हैं आपके ऑयल कैरी करते हैं ओशन में, बहुत बार ऑयल स्पिल उनसे हो जाता है, तो ये क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करेगा। ऑयल जैपर बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको क्लीन कर देगा। ये कौन लेके आया था, टेरी लेके आया था। टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक। और ये क्या करता है, रिपोर्ट ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रह जिसकी बात करते हैं वो ये रिलीज करता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार इंस्टीट्यूट एंड इसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं। फिर बात करते हैं आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये आपको कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लंदन में देखने को मिल जाता है। ये मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिया ने इसको 1959 में ज्वाइन किया था, तो इंडिया इसका मेंबर है, रिमेंबर दैट। ये क्या है, आपकी यूएन की एजेंसी के रूप में काम करेगा। मेन काम इसका क्या होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस,
लाइन्स, यानी जितनी भी आपकी इंटरनेशनल शिपिंग आपकी होती है, इंटरनेशनल शिपिंग में भी बेसिकली ऐसी काम जो वो क्या करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग में ही आपकी शिप क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे, वो क्या करेंगे, मरीन पॉल्यूशन कॉज करेंगे। मरीन पॉल्यूशन कॉज करेंगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपका आईएमओ काम करेगा। फिर आते हैं बायो टॉयलेट्स पे। यूपीएससी में 2015 में आया था। इंडियन रेलवेज ने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, इसके साथ में मिलकर बायो टॉयलेट्स को डेवलप किया था इंडियन रेलवेज के लिए। एंड इसमें क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया को बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है। एनारोबिक यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम कर सकते हैं। ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, ये वाटर और कुछ गैसेज होती हैं। गैसेज इतनी मतलब हार्मफुल होती, लेस हार्मफुल होती हैं कि उसको एटमॉस्फेयर में आप रिलीज कर सकते हैं। प्लस जो वाटर होता है उसको क्लोरिनेट करके, यानी उसको फिर से हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ताकि उसका पूरा जितने भी बैक्टीरिया उसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें थी, सीवेज आपका साफ पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद उसको ट्रैक्स पे छोड़ दिया जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ बायो टॉयलेट्स। नेक्स्ट आते हैं पॉल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ सर्टेन पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे ड्रिंकिंग वाटर में। पहला है आर्सेनिक, देन फ्लोराइड एंड यूरेनियम। ठीक, फ्लोराइड के बारे में अभी हम साइंस में भी देख लेंगे, बट इसको ध्यान रखिएगा दो तरीके से। इसका एक्सेस भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसका अगर आप देखेंगे कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, इट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम। ठीक, दोनों ही तरीके से आपको प्रॉब्लम होने वाली। तो फ्लोराइड आपको बहुत ही माइन्यूट से क्वांटिटी में चाहिए होता है। सो ये तीन आपके पॉल्यूटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आते हैं नॉकनी सिंड्रोम पे। ये बेसिकली फ्लोराइड के पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। अभी हमने देखा फ्लोराइड के बारे में, उसका पॉल्यूशन है, यानी अगर मान लीजिए उसका जो पॉल्यूशन लेवल है, उसका जो सर्टेन लेवल है वो अपने प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो क्या करेगा, नॉक नी सिंड्रोम। कैसे होता है, नॉर्मली ये लोगों के लेग्स आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज योर नी, है ना, अजीब लग रहा है बट ऐसे ही समझ लीजिए, ये बीच में घुटने हैं आपके। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा सा आउटवर्ड बेंड हो जाएगा, बाहर की तरफ आपकी नी बेंड हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स ऑफ नीज। नीज के पास आपकी लेग बाहर की तरफ बेंड हो जाएंगे, ये नॉकनी सिंड्रोम होता है। अफिनिटी बेसिकली क्या होता है, जो आपकी कैल्शियम बाइंड्स टू बोरोन, वो बेसिकली क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, एंड देन अगर आप देखेंगे तो ये आपका पर्टिकुलर लिमिट दिया हुआ है कि 50 सालों में आपको लगभग ग्रेटर देन 0.5 ppm देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इंक्रीज कर रहा है, यानी ओशन में जो आपका एसिडिफिकेशन है, पीएच लेवल की बात करें तो पीएच लेवल आपका लगातार 7 से और नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है ना। 7 इज न्यूट्रल पीएच, उसके ऊपर बेसिक होता है, नीचे एसिडिक होता है। तो आपके ओशन की जो एसिडिफिकेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ या सर्वाइवल होगा, कैल्चेरियस फाइटोप्लैंक्टन वो प्लांट्स, वो पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होंगे ओशन में। वो भी कैसे, जो कैल्केरियस होंगे, यानी जिनके पास कैल्शियम होता है, वो अफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिड होगा कैल्शियम उतना ज़्यादा आपका डिजोल्व हो जाएगा पानी में। एंड इनकी अगर सोचिए आपकी बॉडी जिस चीज़ से बनी है वही डिजोल्व होने लग जाएगी, तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल अफेक्ट हो जाएगा। सेम कोरल रीफ्स की बात करते हैं, उन पर भी एडवर्स अफेक्ट आता है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स जैसे हैविंग फोटोप्लैंक्टन लार्वी एडवर्स अफेक्ट, यानी वो आपके एनिमल्स जो कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड करते हैं, उन पर भी बहुत एडवर्स अफेक्ट होगा। तो ये 3 ऑप्शन है कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फिर आते हैं यूरो एमिशन नॉर्म्स पे। यूरो एमिशन नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया हुआ है, बेसिकली एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सी गैसेस आती हैं उसको देखिए। पहले यूरोप इसको लेके आया था, यूरो 1 नॉर्म लेके आए थे 1992 में। किसके लिए, जो भी आपकी व्हीकुलर पोल्यूशन होता है उसमें जो भी गैसेस निकलती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, नाइट्रॉक्स। फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, है ना। पीएम जो आप सुनते हैं, PM 2.5, PM 10, ये इसकी साइज को दिखाता है। ये दोनों चीज़ें इसमें कवर होती हैं। फिर आते हैं, हमारे पास एक कमिटी आई थी इंडिया में, मशेलकर कमिटी, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मशेलकर कमिटीज पूछी जाती हैं, पीसीएस में ऑलरेडी 13 में पूछा गया है। किसकी लाई थी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी हम अपने नेशनल लेवल पे एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आने वाले थे, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने कहा था कि जो यूरोप ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं उसको हमको इंडिया में क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट क्योंकि ये लोग बहुत पहले लेके आए थे, 1992 में अपना यूरो 1 लेके आ गए थे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि हम 2017 में या 2016 में अगर हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो यूरो 1 करें। नहीं, इंडिया ने डायरेक्ट सबसे पहले जो पॉलिसी, जो अपना नॉर्म अडॉप्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था, दैट वाज BS4। तो इंडिया में BS1, BS2, BS3 आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो अपना ये अडॉप्ट किया था, ये भारत BS क्यों है 4, यानी वो यूरो का था तो यूरो 1 था, ये भारत स्टेज को शो करता है। ठीक है, दिस इज भारत स्टेज, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, देख लीजिए, दिस इज भारत स्टेज। तो भारत स्टेज 4 को इंडिया सबसे पहले लेके आया था, देन 5th and 6th आपको देखने को मिल जाएगा, बट उसके पहले इंडिया में कोई
नहीं था। फिर आते हैं ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, मीट यूरो 2 एमिशन स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या करना था, यूरो 2, ठीक है, अभी हमने देखा यूरो 1 था, यूरो 2 का एमिशन स्टैंडर्ड क्या था, सल्फर कंटेंट इन अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, यानी हमें क्या करना है, ऐसा डीजल बनाना है जिसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाए एंड पॉल्यूशन उसका बहुत कम हो। तो लिमिट कितनी रखी थी इन्होंने, लेस देन और इक्वल टू 0.05%, यानी या तो इतना रहना चाहिए या इससे और कम रहना चाहिए। फिर आते हैं यूरो नॉर्म्स पे, द लिमिट्स ऑन अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इन ऑटोमोबाइल्स। ये क्या करता है, आपके ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियाँ, व्हीकल्स, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें गैस का एमिशन का अमाउंट कितना होना चाहिए उसको लिमिट करता है, ठीक है, कि आपको इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अभी ऊपर हमने साइक्लोन सेपरेटर, बैक फिल्टर्स वगैरह देखे हैं, वो सारी चीज़ें आपके कार में, आपके व्हीकल्स में फिट कर दिए जाते हैं इंजन में ना, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो आपको वो सारी चीज़ें लगा के आपको जो करना है करो, आपका एमिशन एक सर्टेन अमाउंट से, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसको सेट करता है। अब इसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन आप देख रहे हैं हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, हमने कब लगभग 10 20 30 40 क्वेश्चंस किए होंगे, सब में आपको सेम गैसेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होगा, नाम एंड बेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन भी आता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो आपका पीएम आता है, यही सारे जो अभी हमने यूरो वाले देखे थे, ये सारे केमिकल्स, ठीक। देन नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जगह का आप देखेंगे, अभी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आएगा, साइंस में भी आएगा, कि अलग अलग का जो आपके पॉलिटेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। बट इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिसको हम लोग कहते हैं, वो 8 मेजर पॉलिटेंट्स को डिफाइन करता है। कौन कौन से होते हैं, पहला PM10 होता है, यानी जिसका साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, दैट इज PM10 कहा जाता है। लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर PM2.5, तो दोनों पार्टिकुलेट मैटर है बट साइज पे अलग हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन की बात करते हैं O3, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ठीक है। अब देखिए ये सारे जितने पॉल्यूटेंट्स दिख रहे हैं, सबका जो एवरेज लिया जाता है वो 24 घंटे का लिया जाता है। 24 घंटे में इनका अमाउंट कितना है, लेकिन सिर्फ इसमें दो ऐसे गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, जिनको हम लोग एवरेज कब लेते हैं, 8-8 घंटों पे लेते हैं। वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका ओजोन। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं NAQI पे, ये आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की 17 अक्टूबर 2014 को लेके आए थे। उसको कौन लेके आया था, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम हो चुका है MOEFCC। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, पूरी कंट्री के लिए एक नंबर यूज करेंगे, एक कलर यूज करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन। आप देखते हैं ना, कभी कभार ऑरेंज वार्निंग इशू की जाती है, देन येलो वार्निंग होती है, ग्रीन है, ग्रीन यानी आपका AQI ठीक है, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। आप बहुत जगह पे बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, हमारे शहर में तो आप देखेंगे बीच में जो भी मेन पर्टिकुलर एरियाज है वहाँ पर एक बड़ा सा LED बोर्ड लगा रहेगा, उस पर शो करता रहेगा AQI इतना है, तो येलो है, ऑरेंज है, रेड है यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो दे एडवाइस कि आप इंडोर रहें, ठीक है। हालांकि पॉसिबल नहीं होता बट वो आपको बताते ज़रूर हैं। फिर आते हैं NACP पे, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करते हैं। NACP विजिबल नहीं है, मैं लिख देती हूँ, नेशनल क्लीन, इट इज NCAP है ना, NCAP। ये मेरी स्कैनिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जल्दी करने के चक्कर में विजिबल नहीं है, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है आपका, कौन लेके आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, कब, 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका मेन काम क्या था, 2024 तक यानी इस साल तक आपको 20 से 30% रिडक्शन करना है PM10 2.5। अब आपको पता है कोई भी स्कीम स्टार्ट होती है, खत्म होती है, उसका कुछ एनिवर्सरी होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा 2024 तक आपका NCAP का टारगेट था कि हमको पर्टिकुलेट जो मैटर है उनमें 20 से 30% रिडक्शन करना है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और बेस ईयर क्या था, 2017 के कंपैरिजन में। फिर आते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, मैंने अभी आपको बताया ऑटोमोबाइल्स में कुछ लगाएंगे, ये राजस्थान का पीसीएस का क्वेश्चन है। कैटालिटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, ये काम कैसे करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करता है, ठीक। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय व्हीकल टर्न CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होती है, मैंने आपको बताया था, तो ये उसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें एक सिरेमिक डिस्क होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 2 मेटल्स यूज होते हैं, एक पैलेडियम है, दूसरा क्या है, प्लैटिनम। तो ध्यान रखिएगा, कैटालिटिक कन्वर्टर रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिकली थीम पे बेस्ड होता है, CO को CO2 में कन्वर्ट करता है, सिरेमिक डिस्क होती है जो पैलेडियम और प्लैटिनम की बड़ी होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं सॉइल पोल्यूशन मोर डेंजरस कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। आपका सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्यों, बिकॉज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटर फूड साइकिल कॉजिंग हेल्थ इशूज। क्योंकि जो आपके फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड होते हैं वो आपकी फूड साइकिल में एंटर करते हैं एंड वो फिर बाद में आपको हेल्थ इशूज कॉज करते हैं।
ये असर्शन रीजन के फॉर्म में था। नेक्स्ट आते हैं मेगा सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरेट्स लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा मैनुअली, यानी कौन सी ऐसी मेगा सिटी है, मेगा सिटी पहले आपको पता है ना, ठीक है, जो बड़े शहर होते हैं उसमें इंडिया में कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है पर कैपिटा मैनुअली, पर कैपिटा है ना, एक सिंगल इंसान की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। इसमें अगर आप देखेंगे तो CPCB पर्टिकुलर डेटा निकालता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने क्या बताया था 2019 में कि आपकी मुंबई में सबसे ज़्यादा था 11,000, देन आपका दूसरे नंबर पे आपको कौन देखने को मिल जाएगा, दिल्ली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जनरेटर पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज़ ये लगभग कितना होता है 0.5 kg होता है, मीडियम में 0.3 से 0.4 एंड छोटी सिटीज़ में 0.1 kg, यानी इतना एक इंसान वहाँ पर जनरेट करता है, ठीक है। लेटेस्ट डेटा ये देखने को मिला था। फिर आते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, ये क्या होता है, हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मैट्रेस हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गया, यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये आपका रिलीज होता है। एंड इसमें अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो पर्टिकुलर और क्या देखने को मिल रहा है, कुछ कंसर्न होती है, परसिस्टेंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता खत्म हो जाएंगे चल जाएंगे, वहीं रहते हैं। बायो एक्यूमुलेटिव होते हैं, यानी क्या करते हैं बेसिकली, टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, आपके एनिमल्स या ह्यूमंस में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, दैट इज बायो एक्यूमुलेटिव। फिर नेक्स्ट अगर आप तो उसको बायोक्यूमुलेटिव कहते हैं, ठीक है। हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, यानी डिग्रेड नहीं होता है। न्यूरो बिहेवियरल एंड एंडोक्राइन डिसरप्शन, यानी हमारे बॉडी में न्यूरो ब्रेन रिलेटेड और एंडोक्राइन जो भी आपके ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको किसी तरीके से हार्म करते हैं। फिर आते हैं नाइट्रोजन पॉल्यूशन, ये क्या करता है, नाइट्रो फर्टिलाइजेशन इन एग्रोसॉइल, ये बेसिकली आपके जो एग्रो सॉइल्स होते हैं वहाँ पर नाइट्रो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है। प्लांट क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को सिर्फ एक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के फॉर्म में NO3- के फॉर्म में ही इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक, रिलीज करते हैं उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एनवायरमेंट, ठीक है, जो आपके नाइट्रोजन होते हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में NO2 NO के फॉर्म में सॉइल्स आपकी एग्री सॉइल्स क्या करती है, एनवायरमेंट में रिलीज करती है। दूसरा नाइट्रोजन पॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके कैटल का वेस्ट होता है, आपके जो जानवर होते हैं वो खाते हैं तो उनके वेस्ट में आपको अमोनिया देखने को मिल जाएगा। और पॉल्यूशन कहाँ से होता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री वेस्ट, यानी जो आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है उसकी जो वेस्ट होती है वहाँ पर भी रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड आपका रिलीज होता है, जैसे अमोनिया, NO3 NO एंड N2, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिल जाएगा, रिलीज करते हैं। और ये लाइफ स्टॉक के द्वारा, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड फार्मिंग, आपके क्रॉप रोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है फार्मिंग में, तो आपको सॉइल फर्टिलिटी को ये लोग मैनेज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को मैनेज करेंगे यानी मतलब क्या देखने को मिल रहा है आपको कि आप क्रॉप रोटेट करेंगे तो मान लीजिए एक क्रॉप को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, उसने ले लिया, दूसरा क्रॉप लगाएंगे उसको फॉस्फोरस ज़्यादा होगा, तब तक इसको रिप्लेनिशमेंट का टाइम लग जाएगा, तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, इरोजन कम होता है, सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं क्रॉप्स के लिए वो ठीक रहेंगे, क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड वर्केबिलिटी यानी जो सॉइल की काम करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नैनो पार्टिकल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल एलिमेंट्स हैं जो नैनो फॉर्म में होते हैं, बहुत ही छोटे फॉर्म में होते हैं। कंसर्न क्या होता है, एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल, ये वाटर एंड सॉइल को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं आपके एंड ट्रिगर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। आपकी खाने वाली जो फूड चेन होती है ना, फूड चेन जैसे मतलब क्या हुआ, कोई ग्रास है, ग्रास को पर्टिकुलर मान लीजिए किसी ग्रास हॉपर ने खा लिया, ठीक है, ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसने खा लिया, आपके वल्चर ने खा लिया, तो ये सब पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर ईगल ने खा लिया, तो ये क्या है, फूड चेन है, तो फूड चेन में आपका एंटर कर जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये बायोडिग्रेड नहीं होंगे इजिली तो आपको हार्म करेंगे। दूसरा ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स जैसे कौन से आपके चाहिए, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, डैमेज टिश्यूज कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, कैटरेक्ट एंड कैंसर, जो भी आपके कैटरेक्ट होता है, कैंसर होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, कार्डियोवास्कुलर आपकी डिजीज होती है, वो पर्टिकुलर इनसे कॉज होती हैं। सो दिस आर रिलेटेड आपके नैनो पार्टिकल्स। सो ये आपका पॉल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आई वुड बी, ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद साइड बाय साइड मैं सोच रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आर्ट एंड कल्चर के साथ में, ताकि उसको हम क्या कर सकें, कवर कर सकें, है ना, थोड़ा जल्दी आपका घटना चक्र हो जाए ताकि आपको रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।